مولانا فضل الرحمان साहब, जो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हुकूमत को चारों शाने चित कर देंगे और उन्होंने पीपल्स पार्टी को और नून लीग को और दीगर जमातों को अपने साथ मिला लिया है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और ना सिर्फ हुकूमत को दीवार के साथ लगा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा था एक वक्त में कि उनका पलड़ा भारी हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि अवाम का जो दिलचस्पी का अंसर है वो कम होता चला गया, लोगों ने एतबार नहीं किया उस बयानिए पे और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब अपनी ही जमात में खुद मुश्किलात का शिकार हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं। मुफ्ती महमूद साहब ने हज़ारों फतवे दिए और पाकिस्तान बनने के वक्त उन्होंने मुखालफत की थी इस अमल की, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहे, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे और बड़े अहम उन्होंने दीनी और सियासी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1980 में उनका इंतकाल हुआ और 61 साल की उम्र में गालिबन उनका इंतकाल हो गया था और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब 27 साल के थे। तो क्योंकि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत चलती है, बहुत सारे जय्यद और सीनियर उलमा इकराम उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद एक नौजवान मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी की सीट ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी के कायद बन गए और अब पार्टी की क़यादत उनके पास है और ये बड़े लंबे अरसे से उनके पास है। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। सबसे पहली आवाज़ जो है वो उनके खिलाफ तो नहीं उठी, लेकिन तनकीद की पीडीएम के नुक्ता नज़र के कुछ मामलात पे और पीएमएलएन की क़यादत पे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने, और उनका एक मौक़िफ़ था, लेकिन उसके बाद उनको फ़ारिग किया गया उनके ओहदे से। उसके बाद मौलाना शहरानी जो हैं उन्होंने मैदान में आकर बात की और बड़ा खुल कर उन्होंने स्टेटमेंट दिए। फिर मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने स्टेटमेंट दिए, गुल नसीब साहब ने स्टेटमेंट दिए। अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने 40 साल तक अपनी पार्टी में इक़्तिदार देखा है और तकरीबन स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त उनके फ़ैसलों पे और उनकी सियासत पहली मरतबा पार्टी में इस लेवल पे तनकीद हो रही है और ये मामलात बाहर आ रहे हैं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पार्टी को इकट्ठा रख पाएंगे या मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनकी सियासत उनकी पार्टी में उनकी वक़्त को नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि जो मजहबी सियासी जमात है वो सियासत को बतौर एक टूल के इस्तेमाल करती है और दीन के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो शक पैदा हो रहा है और इसी के ऊपर बात की जा रही है कि ऐसे लोग जिनका किरदार, जिनकी ईमानदारी और जिनके नज़रिए के ऊपर कोई आपको यकीन नहीं है कि वो किस नज़रिए के लोग हैं और उनकी ईमानदारी के ऊपर भी आपको कोई यकीन नहीं है और उनका किरदार भी कोई इतना बड़ा नहीं है, ऐसे लोगों को पैसे की बुनियाद के ऊपर पार्टियों में न सिर्फ ओहदे दिए गए बल्कि टिकटों की तकसीम पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, ये बातें मौलाना फजल रहमान साहब के लिए इस वक्त बड़ी तकलीफ दे हो सकती हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकती हैं। पार्टी के कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये जो एहतसाब का मामला है, नैब से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और नैब से अपने आप को महफूज रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट पे मौलाना फजल रहमान साहब एक दबाव बढ़ा रहे हैं और उस दबाव के नतीजे में वो चाहते हैं कि उनकी जान खुलासी हो जाए उन मामलात से। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। ये एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराऊँ ताकि आप बातचीत करें। सबसे पहले हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से। मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया था बतौर एक एंकर पर्सन के, तो तब से अब तक लगातार मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन से, सर आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? यानी JUIF के बारे में तो हमें कभी ये शुबा भी नहीं था कि इस पार्टी के अंदर से ऐसी इख्तलाफी राय सामने आएगी, वजह क्या बन रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली मोहम्मद भाई और निहाल साहब को हमारी तरफ से सलाम अलैकुम। गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम एक अलग जमात है, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि वो एक मजहबी, दीनी और सियासी जमात है। इस तरह PMLN, मुस्लिम लीग नून, काफ, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी, हर एक पार्टी के अपने प्रोग्राम, मैनिफेस्टो, दस्तूर और अपनी पॉलिसी है। इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं तो एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ
اور میں سن 1973 سے جمعیت علماء اسلام کا باضابطہ طور پہ رکن ہوں، اور میں نے کوئی اور جماعت درمیان میں نہ جوائن کی ہے اور نہ انشاءاللہ کروں گا۔ جہاں تک جمعیت کا تعلق ہے تو یقیناً اس کی جو تشکیل ہے، اس طرح آپ نے مفتی محمود صاحب اور دیگر اکابرین کی بات کی، تو ایک انوکھے نہج پر انہوں نے کی تھی، اور جس میں تمام تر وہ طبقہ جو مذہبیت کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے ہم آہنگی رکھتے تھے، انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی، خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو پہلے فرنٹیئر کہلاتا تھا، اس کے لوگ زیادہ اس میں ہمگیر طور پر حصہ لیتے رہے۔ جہاں تک اس وقت صورتحال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ مسلم لیگ نون کے جو بیانیہ تھا وہ تو شاید مسلم لیگ نون کو بھی لے ڈوبی ہے، اور وہی بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اوپر بھی اس لیے اثر انداز ہوئی ہے کہ وہ بیانیہ مسلم لیگ برطانیہ کا ہے، مسلم لیگ لندن کا ہے، اسے مسلم لیگ پاکستان بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جب اس بیانیے کو، جس کا اظہار جناب محترم نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کے جلسے میں اپنے خطاب میں فرمایا تھا اور کہا تھا کہ باجوہ صاحب اور جنرل صاحب جو ہمارے ہیں ISI کے، ان کو ہٹا دیا جائے، یعنی فوج کو بغاوت کی جو دعوت دی تھی، اور پھر میڈیا نے بحیثیت ترجمان کے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کا بیانیہ بھی یہی ہے، تو میں نے کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اس کی پاداش میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میری 40 سالہ وابستگی کو نظر انداز کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے اس بیانیہ کا، جس کی تردید شہباز شریف بھی کر چکا ہے، بلاول بھی کر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر چکے ہیں، اور حسن اقبال صاحب بھی کر چکے ہیں، دیگر وہ تمام لوگ جو پاکستان مسلم لیگ کے حامی ہیں، یعنی مسلم لیگ نون پاکستان کے، وہ اس بیانیہ کو آگے چلانے میں ناکام تھے۔ اس بیانیہ کے حوالے سے مجھے جمعیت سے فارغ کر دیا گیا۔ یقیناً یہ وہ صورتحال تھی جس پہ میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی، اور جمعیت کے شورا کا جو وفد آیا تھا ان کے سامنے بھی میں نے اپنی بات رکھی، انہوں نے بھی میری اس بات کی تائید کی کہ آپ نے جو موقف اپنایا تھا وہ صحیح تھا، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب اس سے ناراض ہوتے تھے اس لیے آپ کو نکال دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو نہج اپنائی گئی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہم اپنے اس ڈگر سے، اس پارٹی کے پروگرام سے جس کے اوپر جمعیت قائم تھی، شاید اس سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔